history.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर भारत में संकट की स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है। यहां केस लगातार बढ़ रहे थे। करीब 96-97 हजार प्रतिदिन तक हम पहुंच गए थे और इस बीच सरकारों ने टेस्टिंग कम कर दी। पहले जितने टेस्ट किए जा रहे थे उससे करीब 25-30% कम टेस्ट किए जाने लगे। नतीजा ये हुआ कि अब हमारे यहाँ प्रतिदिन जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं वो 85-86 हजार पे आ गए हैं, यानी 96-97 से घटकर 85-86 हजार पे आ गए हैं। हालांकि ये बात साफ दिखाई दे रही है और सरकार के जो वेबसाइट हैं, जो अधिकृत आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि ये नंबर कम किया गया है टेस्टिंग कम करके। बहरहाल आप टेस्टिंग करो या नहीं करो, कोरोना खत्म नहीं होने जा रहा है। एक बड़ा सवाल ये है कि कहां तक जाएगा। कई जगहों से रिपोर्ट आ रही है कि अब सरकार माने या नहीं माने, कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। गांव से भी कोरोना के जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आईसीयू जो है उसमें अब बेड अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में जहां बेड बिल्कुल खाली हो गए थे आईसीयू के, वहां भी 50-60% बेड जो है वो भर गए हैं। यानी संकट जो है वो बढ़ रहा है। भले ही टेस्टिंग कम करके सरकार ये दिखाती रहे कि हम अभी भी दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे अमेरिका ही है, लेकिन अमेरिका में टेस्टिंग पहले की तरह हो रही है। हम उस पर भी नहीं जाते। सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि क्या कोरोना का इलाज अब संभव है। चलिए, ये किसी भी वायरस का इलाज नहीं है तो कोरोना का भी पूरी तरह से इलाज नहीं होगा, लेकिन क्या मौत को रोकना संभव है, क्या जीवन को बचाना संभव है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और कोरोना से संबंधित और कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है मुंबई से डॉक्टर अशोक सिंह को, जो अशोक सिंह सिटी क्लिनिक, सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। कोरोना पेशेंट से इलाज से जुड़े हुए हैं, बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। एक इन्होंने एक प्रोटोकॉल अपना भी बनाया है। उसके साथ साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक जैनर, जो ब्रिटेन से हैं और बड़ी गहरी नजर रख रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वैक्सीन के बारे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को लेकर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, और बहुत मामलों में डॉक्टरों की वो मदद कर रहे हैं फोन पर ही कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। भारत में भी कर रहे हैं। तो ये दोनों विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्र के और आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का, डॉक्टर अशोक सिंह और डॉक्टर अशोक जैनर, दोनों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। 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 और सीधे मैं इस सवाल पर आता हूं। डॉक्टर अशोक सिंह जी, ये पहला सवाल आपसे है। अभी तक जो है कई तरह की बातें इलाज को लेकर के कही जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि इलाज जो है वो संभव ही नहीं है और माना जा रहा था कि, लेकिन अब कई तरह के प्रोटोकॉल जो हैं वो सामने आ गए हैं और इसमें जो है एक डॉक्टरों की लॉबी जो है वो एक तरह के इलाज की बात कर रही है, दूसरे तरह की लॉबी जो है दूसरे तरह के इलाज कर रही है। हम उसके डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी जो एक मैं देख रहा हूं, बहुत सारे डॉक्टर ये कहने लगे हैं कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो है वो वंडर ड्रग की तरह काम कर रहा है और कम से कम मौत की संख्या कम करने में, यानी जीवन बचाने में काफी हद तक सफल है। तो और स्टेरॉइड को लेकर के एक जो आपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो एक आपने जारी किया है उसमें भी मैं देख रहा था कि वो भी है। तो ये कितना कारगर है और कितने रोगी बच सकते हैं, क्योंकि आप इसको ध्यान रखिए कि अब भारत में जो है अगले अगले आने वाले कुछ महीनों में शायद आईसीयू में बेड नहीं मिले लोगों को। वो स्थिति फिर से एक बार आने जा रही है। यस, ये बिल्कुल सही बात है। शैलेश जी, ट्रीटमेंट बताने से पहले हम थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में बता देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कोरोना क्या, जो कोई भी वायरस किसी मनुष्य के शरीर में एंट्री करता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज कर देता है या उसको किल कर देता है। सेम ऐसे कोरोना वायरस है। जब भी कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो उसके सिम्टम एवरेज 5-6 दिन में आते हैं, लेकिन जब वायरस इंटर करता है तो 80% लोगों में कोई सिम्टम नहीं आता। उनका इम्यून सिस्टम वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है
और वो पॉजिटिव रहते हैं लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं रहता, जिसको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। तो 80% लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा काम करता है, वायरस को सिम्टम आने से पहले न्यूट्रलाइज कर देता है, उनको बुखार भी नहीं आता, सिर्फ टेस्ट पॉजिटिव रहता है। लेकिन प्रॉब्लम है ये इन्फेक्टिव रहते हैं दूसरे को। दूसरी क्या है कि जब वायरस इंटर करता है तो 20% लोगों में सिम्टम चालू होते हैं। ये शुरू के जो सिम्टम होते हैं डे 1 से डे 5 तक, ये वायरस की वजह से होते हैं, वायरीमिया बोलते हैं। जब भी वायरस इंटर करता है तो इंक्यूबेशन पीरियड 5-6 दिन का एवरेज पकड़िए, उसके बाद 20% लोगों में फीवर चालू होता है। ये माइल्ड फीवर होता है, बॉडी एक होता है, 2-3 दिन रहता है, बीच में ठीक हो जाता है, फिर से आ जाता है। इस 20% लोगों में 15% लोग रिकवरी रूट पकड़ते हैं और आराम से ठीक हो जाते हैं। मतलब इस स्टेज पे उनको एंटीवायरल देना बहुत बेनिफिशियल होगा अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो, जो हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, विटामिन सी डी ये सब देना। और प्लस अगर कुछ इन्फेक्शन है, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उनको एंटीबायोटिक या एजिथ्रोमाइसिन या डैक्सीसाइक्लिन। तो एंटीवायरल, एजिथ्रोमाइसिन, डैक्सीसाइक्लिन, ये 3 दवाएं शुरुआत में डे 1 से डे 5 तक हम लोग यूज कर सकते हैं उन 20% लोगों को जिसमें सिम्टम हुए। इन 20% लोगों में 15% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम काम कर देता है, और फीवर होता है, हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, खांसी होता है, 5-6 दिन में ठीक हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो 20% में से जो 80% लोग तो इन्फेक्शन वाले ऐसे एसिम्प्टोमेटिक हो गए, 20% से 15% लोगों को बीमारी हुआ, वायरीमिया हुआ, उनका इम्यून सिस्टम उसको क्लियर कर दिया और रिकवरी रूट पकड़ लिए, ठीक हो गए। जो 5% लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम काम करना गलत तरीके से चल रहा है, उसको माइल्ड एडॉप्टिव इम्यून रिस्पांस बोलते हैं। वायरस का लोड खत्म हो चुका रहता है, वायरस बहुत डॉर्मेंट हो चुका रहता है 5वें-6वें दिन, लेकिन उनकी बीमारी बढ़ना चालू हो जाती है। ये बीमारी बढ़ती है क्यों कि उनका जो इम्यून सिस्टम है जो प्रॉपर वे में काम नहीं करना चाहिए, मिस डायरेक्शन में काम करने लगता है, और इसकी वजह से उनके लंग में निमोनिया डेवलप होना चालू हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट लंग कॉम्प्लिकेशन का होता है। अगर इसको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए या पेशेंट लेट आया तो ही निमोनिया पूरा लंग इन्वॉल्व कर देती है, मैसिव निमोनिया हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है, कोगुलेशन डिसऑर्डर हो जाते हैं, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाता है, पेशेंट कंडीशन इतना बैड हो जाता है कि कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोरोना मैनेजमेंट, हमारे समझ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस दिन उसको लंग इन्वॉल्वमेंट चालू हुआ वो डिटेक्ट होना चाहिए। वो 5वां-6वां दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। वो कैसे मालूम पड़ेगा कि पेशेंट 5-6 दिन से बुखार था, ठीक था, 5वें-6वें दिन बुखार बढ़ गया या खांसी बढ़ गया, या उसका ऑक्सीजन सिचुएशन जो 96-97 रहता था 94-95 रहने लगा, आपने एक्सरे कराए, एक्सरे में शैडो दिखने लगा। और सबसे सेंसिटिव टेस्ट सीटी स्कैन, अगर आपने सीटी स्कैन किया 6वें दिन 7वें दिन तो 100% पिकअप हो जाता है। अगर लंग कॉम्प्लिकेशन चालू हुआ तो वो आरटीपीसीआर टेस्ट भले निगेटिव रहने दो, एंटीजन टेस्ट भले निगेटिव रहने दो, लेकिन आज के पेंडेमिक टाइम में किसी को फीवर है और 5-6 दिन में फीवर ठीक नहीं हुआ और ये सब सिम्टम परसिस्ट किए, उसका सीटी स्कैन करिए 6वें दिन, 100% उसमें क्लियर हो जाएगा कोरोना उसको निमोनिया है कि नहीं है। इस पॉइंट पे उसको जो लाइफ सेविंग ड्रग है स्टेरॉइड, मिथाइल पेंडिसलोन सबसे बेस्ट ड्रग, इसको हम लोग मॉडरेट डोजेज देते हैं, बहुत हाई डोज नहीं, 40-60 मिलीग्राम ट्वाइस और थ्राइस डेली। तो इवन ए माइल्ड केस ऑफ कोरोना इन्फेक्शन में जब भी लंग कॉम्प्लिकेशन चालू हुआ उस समय स्टेरॉइड देना बहुत ही लाइफ सेविंग है। अगर इन पेशेंट को हम लोगों ने स्टेरॉइड दिया तो उनका हाइपोक्सिया निमोनिया क्लियर होता है, हाइपोक्सिया इंप्रूव होता है, 3-4 दिन पेशेंट ठीक हो जाते हैं। आप एक्सरे कराओ तो 5 दिन बाद एक्सरे भी क्लियर हो जाता है, ना इनको आईसीयू की जरूरत पड़ता है, ना इनको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो अपने कंट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग माइल्ड कोरोना इन्फेक्शन में जहां माइल्ड कॉम्प्लिकेशन चालू हो गया वहां स्टेरॉइड दें। एक चीज ध्यान रखिए, हमें नहीं बोल रहे हैं कि स्टेरॉइड कोरोना का ट्रीटमेंट है, स्टेरॉइड कोरोना के कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट है, ये ध्यान रखिए। सबको नहीं देना है, जिसको लंग कॉम्प्लिकेशन चालू हुआ 5% आदमी को, उसको डे 1 से स्टार्ट करिए, भले लंग कॉम्प्लिकेशन बहुत ही मिनिमम हो। एक बात। दूसरी, अगर आपके पास पेशेंट लेट आया, उसको निमोनिया डेवलप हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, सैचुरेशन 90 के नीचे हो गया, देखिए ये सीरियस पेशेंट जानने के लिए आपको बहुत बड़ा टेस्ट का जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट को बहुत कमजोरी लगने लगे, उसका सांस 25 बार से ज्यादा चलने लगे पर मिनट, ऑक्सीजन 90 से नीचे चला गया, या आपने एक्सरे सीटी किया उसमें ढेर सारा 50% लंग इन्वॉल्व है, तो समझ लो सीरियस कैटेगरी है।
इन सीरियस कैटेगरी में 6 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन काम करने वाली नहीं है। ये लोगों को पल्स थेरेपी, पल्स स्टेरॉइड थेरेपी देना चाहिए। पल्स थेरेपी का मतलब 1 ग्राम डे 1, 1 ग्राम डे 2, 1 ग्राम डे 3। और जिसको भी देंगे मोस्ट ऑफ द पीपल रिकवर वेरी वेल। उनका हाइपोक्सिया इंप्रूव हो जाता है, उनका क्या ये जो साइटोकाइन लेवल्स हैं वो सब कम हो जाते हैं, वो साइटोकाइन स्टाम आने का नंबर नहीं रहता। और ये पेशेंट एक्चुअली सीरियस रहते हैं, लेकिन इनको वेंटिलेटर जाने का नंबर कम हो जाता है, मॉर्टेलिटी कम हो जाती है। और जो आज की वो सब थेरेपी है ना, एक्सपेरिमेंटल थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी और टोसिलोजी, इसका जरूरत भी नहीं पड़ता उनको। तो डॉक्टर वो अशोक सिंह जी, इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा और एक सवाल मैं डॉक्टर अशोक जैनर से लेना चाहूंगा। डॉक्टर जैनर, मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, अमेरिका की जो एक संस्था है डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, CDC, उन्होंने एक वार्निंग दी है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मरीजों पे इसके कई तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। तो अगर ये साइड इफेक्ट हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि खतरे भी बढ़ जाएंगे। डॉक्टर जैनर। यस शैलेश जी, पहले तो कोई भी ऐसी मेडिसिन दुनिया में नहीं बनी जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। साइड इफेक्ट हर मेडिसिन का होता है। हमें ये देखना होता है कि मेडिसिन का बेनिफिट एंड रिस्क दोनों का वे करना होता है, बेनिफिट ज्यादा है या रिस्क ज्यादा है। दूसरा, स्टेरॉइड जून में आया कि स्टेरॉइड से लाइफ सेविंग इफेक्ट आ रहे हैं, पहली रिसर्च आई जून में, रिकवरी ट्रायल। उसके बाद में पूरी दुनिया में ये इस समय लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में आगे आ चुका है। WHO ने रिकमेंडेशन दे दी है कि इट्स ए लाइफ सेविंग ड्रग। जैसे डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्टेरॉइड कब यूज होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉइड को आप पहले दिन यूज नहीं कर सकते। जब आपके लंग में कॉम्प्लिकेशन आएगा, जहाँ पे सेकेंडरी इफेक्ट आए वायरस के, जहाँ पे साइटोकाइनिन स्टॉर्म हुआ, जहाँ पे लंग में फेफड़ों में आग लगनी शुरू हुई, वहां पे ये पानी की तरह काम करता है। तो वो जो अमेरिका की एजेंसी कह रही है, उसका कहने का मतलब हो सकता है कि मिसयूज ना करो, जब नहीं देना चाहिए तब मत दो इसको। लेकिन जहां तक साइटोकाइनिन स्टॉर्म में अभी तक के एविडेंस है, केवल स्टेरॉइड ही लाइफ सेविंग है। राइट डोज, राइट टाइम, अगर इसको देंगे तो लाइफ बचने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कुछ लोग तो कहते हैं 80-90% तक लाइफ बच सकती है अगर अगली स्टेज में ही, शुरू की स्टेज में दे। प्रॉब्लम ये आती है कि मरीज लेट आ रहा है अस्पताल में, जब तक ये इतना फैल चुका है। जैसे डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा, उस समय बहुत हैवी डोज देनी पड़ती है, और उस हैवी डोज में ज्यादा साइड इफेक्ट भी होंगे। अगर आप अर्ली स्टेज में देंगे तो लो डोज देंगे, जैसे डॉक्टर सिंह ने बताया 40 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन, वो आग को बुझा देगा। लेकिन जब आग इतनी लग चुकी है तो उसमें तो बहुत हैवी डोज देनी पड़ेगी, उसमें साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। लेकिन एक तरफ लाइफ, एक तरफ साइड इफेक्ट। अगर लाइफ बच जाती है तो सब बच जाता है, और साइड इफेक्ट अगर हॉस्पिटल के अंदर है तो आप कंट्रोल कर ही लेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस दवा को रिजेक्ट कर दिया जाए या प्रोटोकॉल से निकाल दिया जाए। ऐसा कहना इस समय लोगों की जान से खेलना होगा। स्टेरॉइड ही केवल इस समय जान बचाने वाली ड्रग है, सबसे सस्ती ड्रग है, सारी दुनिया में अवेलेबल है, मरीज इसको अफोर्ड कर सकता है। केवल अगर सीखना है तो डॉक्टर्स को ये सीखना है कि लंग कॉम्प्लिकेशन को कैसे अर्ली पकड़ा जाए, शुरू में ही पकड़ा जाए। उसके पैरामीटर्स है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है, IL-6 टेस्ट है, CT स्कैन है, और ये अगर अर्ली पकड़ लेते हैं, अर्ली दे देते हैं, 5 दिन में 6 दिन में मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। हो सकता है उसको ICU में जाने की जरूरत भी ना पड़े, वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, और कुछ लोग इसको आउट पेशेंट बेसिस पे भी दे रहे हैं, जिससे कि एडमिशन की जरूरत ना पड़े। तो इंडिया जैसे कंट्री में सारे डॉक्टर्स को अगर ट्रेन किया जाए, एक वायरस, एक प्रोटोकॉल और अर्ली स्टेज डिटेक्ट करो, इस पे सारी ताकत लगा दी जाए, तो हमारी मोर्टेलिटी बहुत नीचे आ जाएगी। हो सकता है 1/4 पे आ जाए। जहाँ 1000 लोग मर रहे हैं, 2500 200-250 लोग मरेंगे मुश्किल से। सारी ताकत हमें इस तरफ लगा देनी चाहिए इस समय। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि स्टेरॉइड जो है बहुत ही सस्ती दवा है और भारत जैसे देश जो है बहुत आसानी से
अफोर्ड कर सकते हैं। मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके हिसाब से भी अगर देखें तो ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन डॉक्टर अशोक सिंह जी, मैं कई डॉक्टरों की राय एक वेबसाइट पे, एक व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, तो उनका कहना था कि ये कोई क्लिनिकल ट्रायल से, यानी जो प्रॉपर ट्रायल होता है उससे ये साबित नहीं हुआ है अभी तक कि स्टेरॉइड जो है वो अगर दिया जाए तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किस स्टेज में दिया जाए, कितना दिया जाए, इस पे कोई स्टडी नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट इसकी नहीं आई है। बस जो डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स जो हैं, जो उनको उचित लग रहा है वो कर रहे हैं। तो इसलिए उनका सवाल ये है कि जब कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है तो हम इस पर क्यों विश्वास करें? डॉक्टर अशोक सिंह, इसके बारे में हम एक स्टोरी सुनाते हैं आपको, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, एक चीज मालूम है आपको कि कोई चीज की जब भी डायग्नोसिस बनानी होती है तो क्या करते हैं, उसके बायोप्सी करते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी करते हैं। जैसे आपको कैंसर हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी का निमोनिया है, कैंसर है, तो लंग का बायोप्सी करेंगे। इस तरीके से हमने, डॉक्टर जैनन ने अभी नहीं, अप्रैल के महीने में बहुत सी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी कोरोना पेशेंट की, उसको हम लोगों ने स्टडी किया। ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ था कि जो लंग कॉम्प्लिकेशन है इन पेशेंट में, कोरोना पेशेंट में, that is because of male adaptive immune response. This lung pathology is not because of virus. मतलब उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कई हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट, वो फाइनल होता है, उसके आगे कोई टेस्टिंग नहीं होता मेडिकल साइंस में। हिस्टोपैथोलॉजी फाइनल डायग्नोसिस। उसमें जब ये लिखा था तो हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोग सोचा कि ये मेल अडॉप्टिव रिस्पॉन्स है। उस समय ब्रिटेन में, इटली में बहुत मौतें हो रही थी, अप्रैल महीने, याद रखिए अप्रैल महीना, जब भी कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने दुनिया में पहली बार सोचा और सबको बताया कि आप लोग जरा स्टेरॉइड यूज करो। उस समय WHO बोलता था कि नहीं, स्टेरॉइड का बहुत साइड इफेक्ट होता है। डायरेक्ट जनरल पूछे, हम लोगों से बात होती रहती थी। हम अपने यहाँ किसी को बोलते थे तो हमने ICMR को भी लेटर लिखा, हमने डॉक्टर जनरल ने, कि स्टेरॉइड यूज करना चाहिए अप्रैल महीने में, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हम लोग उस समय इटली, ब्रिटेन में बहुत मौतें हो रही थी, तो हमने डॉक्टर जनरल को परसों किया कि जरा आप अपने यहाँ ICU में बोलिए, लोग जरा स्टेरॉइड दें, मौत कम हो जाएगी, आप देखिए दे करके। तो जो हम ये नहीं बोल रहे हैं, मतलब मोस्टली डेक्सामेथासोन ट्रायल वहीं से उसका जनरेट हुआ कि डेक्सामेथासोन ट्रायल ए हाफ हार्टेड ट्रायल है। उन्होंने क्या सोचा, डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम, मतलब मिनिमम डोज नहीं देने के बराबर, मिनिमम डोज दिया और बहुत बैड पेशेंट में दिया जिसकी ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। लेकिन डेक्सामेथासोन के साथ उन्होंने और कई ड्रग के ट्रायल किए, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि डेक्सामेथासोन जो कि हाफ हार्टेडली यूज किया गया 6 मिलीग्राम सीरियस पेशेंट में, यही एक ऐसी ड्रग थी जिससे मॉर्टेलिटी बेनिफिट हुआ, आदमी की जान बचने लगी। उसके बाद ये ट्रायल खत्म होने से पहले उन्होंने रिपोर्ट जारी किया कि आप लोग, स्टेरॉइड लाइफ सेविंग है, आप लोग इसको यूज करिए। अभी आप सोचिए कि वो जो ट्रायल डेक्सामेथासोन है, उसके बाद कोई भी प्रॉपर ट्रायल नहीं हुआ। हम तो ये कहेंगे कि हमारे यहाँ ICMR को एक प्रॉपर स्टेरॉइड ट्रायल होना चाहिए दो आर्म में, एक माइल्ड केसेस में 40 to 60 मिलीग्राम और एक सीरियस केसेस में पल्स थेरेपी ऑफ स्टेरॉइड। हमारे यहाँ इतने केसेस हैं कि ट्रायल करने में हार्डली 1 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा। और अगर इसके रिपोर्ट अच्छे आए, और अच्छे आने वाले हैं, अगर इसके ट्रायल की रिपोर्ट अच्छे आए तो ICMR को इस ट्रायल के बेसिस पे गाइडलाइन जारी करना चाहिए। ट्रायल करना हम इंडिविजुअल लोगों का काम नहीं है, हम तो अभी जो गाइडलाइन उसके बाहर दवा भी नहीं ले सकते आप, इसलिए तो ट्रायल करना ICMR का काम है इंडिया में। ICMR को आपके माध्यम से आप भी बोलिए, इस न्यूज माध्यम से हम भी बोल रहे हैं कि अर्जेंट बेसिस पे आप स्टेरॉइड को ट्रायल लीजिए। डेक्सामेथासोन ट्रायल भूल जाइए, वो हाफ हार्टेड ट्रायल था, उन्होंने मतलब डेस्परेट सिचुएशन में ट्रायल किया, चलो फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन अभी हम लोग बेनिफिट देख रहे हैं। इसका प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए और दो जगह होना चाहिए, एक माइल्ड केसेस में, एक सीवियर केसेस में। माइल्ड केसेस में 40 to 60 मिलीग्राम और सीवियर केसेस में पल्स थेरेपी। और इस ट्रायल का रिपोर्ट नेचुरली ठीक आने वाला है, इस बेसिस पे उनको एक गाइडलाइन इशू करना चाहिए और हर जगह यूज करना चाहिए। और जैसा डॉक्टर जनरल बताए, आप देखना मॉर्टेलिटी जो अभी 1000 है ना, वो 1000 का 100-200 ही नहीं रह जाएगी, वो भी कोरोना से नहीं और किसी कॉम्प्लिकेशन से होगी। ये सब कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगा। जैसा आपके अभी आपने बताया ना, अमेरिकन CDC बोल रही है, CDC बोल रही है ट्रायल क्यों नहीं करती, वो ऑब्जेक्शन क्यों कर रही है? ट्रायल करके तुम प्रूव करो ना, नहीं गलत है ये, आप ट्रायल करो। अगर ट्रायल में आपको निकलता है कि मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं है, देन यू कैन रिजेक्ट इट ना।
इट इज 100% आवर प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, उसको दुनिया में कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। और आप इसके लिए ट्रायल का जरूरत है तो आप हमारे यहाँ ICMR सबसे जो बॉडी है, मतलब हेड है सबकी, उसको ट्रायल करना चाहिए और दोनों लेवल ट्रायल करना चाहिए। हाफ हार्टेड ट्रायल नहीं, फुल ट्रायल करिए 100 पेशेंट में। अपने यहाँ इतने पेशेंट है कि 15 दिन महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। और यूनिवर्सली इसको आप चीज बताएं कि इंडिया में मॉर्टेलिटी कम है, हम लोग यहाँ ऑलरेडी सब लोग यूज कर रहे हैं डोजेस, भले डेक्सामेथासोन 6 मिलीग्राम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट प्रैक्टिशनर यूजिंग 500 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम, इसलिए मॉर्टेलिटी कम है। लेकिन ये ऑफिशियली आना चाहिए, इंडिया को तो फायदा हो रहा है लेकिन वर्ल्ड को भी फायदा होना चाहिए। हम लोग चलो यूज कर लेते हैं लेकिन बाहर वो लोग कुछ नहीं यूज कर पाते, जो प्रोटोकॉल है वही देते हैं वो लोग। तो ये चीज ध्यान रखिए कि आप भी जरा कन्विंस करिए ICMR को कि जल्दी जल्दी एक ट्रायल करे। इतना बड़ा बड़ा ट्रायल लोग करते हैं, प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल करते हैं, टोसिलिजुमेब ट्रायल करते हैं, इतनी महंगी महंगी दवा का ट्रायल करते हैं, रेमडेसिविर का ट्रायल करते हैं। ये छोटी सी दवा क्यों नहीं ट्रायल कर सकते? एक छोटे से हाफ हार्टेड ट्रायल, डेक्सामेथासोन ट्रायल पर गाइडलाइन इशू कर रहे हैं। एटलीस्ट उनको कैसे समझाया जाए? हम लोग लेटर लिखते हैं, उसका कोई रिस्पांस भी नहीं आता, ये भी नहीं बोलते कि लेटर रिसीव हो गया उनको, है ना? तो आप कुछ इस पे हेल्प करिए कि जल्दी से ट्रायल चालू हो जाए। डॉक्टर सिंह, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की और मैं दुनिया भर के जो आंकड़े देख रहा था और भारत के भी आंकड़े देख रहा था। एक तो समझ लीजिए कि भारत में कोरोना संक्रमण के अब करीब करीब 6 महीने हो चुके हैं, अगर हम मार्च के बाद अप्रैल से लें, हालांकि फरवरी से ही यहाँ संक्रमण शुरू हो गया था। और दुनिया भर में अगर लें तो 10 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। नवंबर में ही चीन में रिपोर्ट हो चुका था, उसके हिसाब से देखें तो 10 में दुनिया भर में करीब 3 करोड़ लोग जो हैं इससे संक्रमित हो चुके हैं, 3 करोड़ से ज्यादा ही हो चुके हैं। भारत में 55 लाख लोग जो हैं, ये 1/6 तो करीब करीब भारत में ही हो गए हैं। और काफी सारा अनुभव डॉक्टरों को हो चुका है। दुर्भाग्य ये है कि जो मेडिसिन को या रिसर्च को रेगुलेट करने वाली बॉडीज है वो बहुत ध्यान नहीं दे रही है। और मेरे सामने जो चीज एक बहुत खुल करके आ रही है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि महंगी दवाएं और सस्ती दवाओं के बीच जो है एक संघर्ष चल रहा है। बहुत सारे डॉक्टर, ज्यादातर डॉक्टर जो है वो सस्ता इलाज रिकमेंड कर रहे हैं, और जो जितनी संस्थाएं हैं जो मेडिसिन को कंट्रोल करती हैं, जो रिसर्च को कंट्रोल करती हैं, वो बड़ी बड़ी और महंगी दवाएं जो हैं उसको लेकर उस पर ध्यान दे रही हैं। अब मैं रेमडेसिविर को लेकर बात चल ही रही थी और कुल मिलाकर जो स्थिति रही वो एक तरफ है। दूसरी तरफ ये आज मैं 2-1 दिन पहले एक रिपोर्ट देख रहा था, आरो एक्टेमारा, पता नहीं सही नाम आप बताएंगे, एक इंजेक्शन बताया गया है कि 45,000 रुपए कीमत है एक इंजेक्शन का। डॉक्टर जैनर, मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ कि ये लग रहा है कि महंगे इलाज और सस्ते इलाज के बीच एक सीधा जंग है, और बहुत सारे संगठन जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं और जो कि भारत जैसे देश में कम से कम आम आदमी को सस्ता इलाज देना जिनका कर्तव्य होना चाहिए, वो सब जो है वो बड़ी महंगी दवाएं रिकमेंड कर रहे हैं। ये जो इंजेक्शन जिसका नाम भी मैं तो डॉक्टर नहीं हूं तो नाम ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, ये 45,000 का बता रहे हैं, और रेमडेसिविर भी वो कोई 6,500 का एक डोज होता है और 4-5 डोज देने होते हैं, तो वो भी उतना ही महंगा है। ये क्या है? ये लड़ाई जो है वो सस्ती दवा वर्सेस महंगी दवा दिखाई दे रही है। शैलेश जी, ये बहुत दिनों से चला आ रहा है कि हेल्थ केयर के ऊपर फार्मास्यूटिकल लॉबी जो होती है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस तरीके से राज करती है जैसे आज हमारे देश में कारपोरेट का कंट्रोल आ रहा है सब जगह, फार्मर्स है इधर उधर। तो शुरू में आप देखें कि कितनी लड़ाई हुई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के लिए, फ्रांस की कंपनियां, उधर अमेरिका लड़ रहा था, लेकिन वो एविडेंस के आधार पर हार गई। इसी तरीके से ये दोनों जो आप बता रहे रेमडेसिविर और टोसिलिजुमेब, ये दोनों 45 हजार के आसपास है। कोरोना का जो इलाज है वो इतना सस्ता इलाज है कि हो सकता है 1,000 या 2,000 से ज्यादा कॉस्ट ना आए इसकी। लेकिन जो बड़े बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने अपने बिल बनाने हैं 17 लाख 18 लाख, उनका जो पैकेज ऐसे बने हुए, उनका जो नेक्सस होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी से, ये सारे जो ओवर प्राइवेटाइजेशंस, मेल रेगुलेशंस, अंडर रेगुलेशंस, और ICMR जो हमारी बॉडी है वो अभी तक एक प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल कर पाई है बस। जबकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है,
कोरोना के ऊपर अब तक 3-4 क्लिनिकल ट्रायल हो जाने चाहिए थे, और एक प्रोटोकॉल, एक कंट्री, एक बीमारी, ये हमारा सिस्टम होना चाहिए था। इसका बहुत सस्ता इलाज है, बहुत सस्ता इलाज है। इलाज ये है कि शुरू के 4-5 दिन पैरासीटामोल, जिसकी ज्यादा कॉस्ट है नहीं। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन होता है 5-6 दिन बाद में, जो कि 5% लोगों में होगा, उस दिन आपको डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना है, और 90% चांस है कि मरीज रिकवर कर जाएंगे। मोर्टेलिटी आपकी घट के कम से कम 70-80% कम हो जाएगी। अब यहाँ पे कैसे कन्विंस किया जाए और कैसे इस फार्मास्यूटिकल लॉबी को पीछे धकेला जाए, कैसे बड़े बड़े कारपोरेट के जो पैकेज बने हुए उनको पीछे किया जाए। और मैं खुद ही देख रहा हूँ कि मरीज को 45,000 का इंजेक्शन लगा दिया गया, जिसकी आप बात कर रहे थे, अगले दिन उसको इन्फेक्शन हो गया। ये जो 45,000 वाली ड्रग्स है, इस पे कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ। स्टेरॉइड पे क्लिनिकल ट्रायल हुआ, इंग्लैंड में हुआ, और आई ओपनिंग वहीं से हुई है। पहली बार ये पता चला कि स्टेरॉइड कैन सेव द लाइफ। अगला जो कदम है, अगला कदम यह है कि स्टेरॉइड को कब यूज करें, किस डोज में यूज करें, किस स्टेप पे यूज करें, ये डॉक्टर्स को समझना है। इतना आसान सा तरीका है जो अशोक सिंह समझा रहे कि माइल्ड केसेस को पकड़ो, जल्दी से जल्दी पकड़ो, लो डोज दो, और आपने इतना बहुत सस्ता इलाज। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात की। और डॉक्टर अशोक सिंह, मैं आपका ध्यान जो है एक भारत के प्रयोग की तरफ दिलाना चाहता हूं कि भारत में हम लोग मरीजों की संख्या जब चाहते हैं वैसे ही घटा लेते हैं। मतलब उसमें डॉक्टर की, हॉस्पिटल की किसी फीस की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ जो है जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो खुद ही घटा देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जो है 16 सितंबर को 11,40,000 टेस्ट हुए थे, और 18 सितंबर को सिर्फ 8,80,000 टेस्ट किए गए। तो ये 16 सितंबर तक जो है केस करीब 96,000 पर डे पे पहुंच गया था, और फिर उसके बाद ये अब घट करके कोई 85-86,000 आया है। तो आप देखिए, हमने इतने लोगों को तो वैसे ही ठीक कर दिया। हम लोग इतने तेज लोग हैं कि बिना दवा, बिना इलाज के ही ठीक कर देते हैं, लेकिन असल में है नहीं समस्या। और ये जो समस्या है वो काफी गंभीर है, और इस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं एक बहुत साधारण सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कैसे ये जो सारा का सारा ये चल रहा है कि महंगी दवा रिकमेंड करो। मुझे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं उस पर कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो ठीक है, वो रिकमेंड कर रहे हैं, वहां जो जाते हैं वो पैसा देने की स्थिति में है, और उनको महंगी दवा लेकर के संतोष भी मिलता है कि मैं महंगी दवा ले चुका हूं। जो गरीब आदमी है, जिसका ट्रीटमेंट होना है, जो सरकारी अस्पताल में होता है या सामान्य हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ही नहीं होता है। इस देश में प्राइवेट हॉस्पिटल लाखों की संख्या में है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल जैसे सस्ते नहीं है, लेकिन सस्ते ही है। तो सबसे जिम्मेदारी आकर बैठती है स्वास्थ्य विभाग और जो रिसर्च की संस्थाएं हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वगैरह। तो कैसे जो है हम इसको एक प्रोटोकॉल डेवलप करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। और मैं जानना चाहूंगा कि इस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आपने जो सही पकड़ा कि आप पहला चीज, जैसे आज का हम देख रहे थे, शायद 7 लाख टेस्ट किया है, कल 12 लाख टेस्ट हुए थे, है ना, आज 7 लाख टेस्ट हुए। तो आप एक आंकड़े देखना छोड़ दीजिए, इसको तो पहले इग्नोर कर दीजिए, वो टीवी में आता है, आने दीजिए, उसको ध्यान ही मत दीजिए। दूसरी चीज क्या है कि ये अपने यहाँ इंडिया का पॉपुलेशन बहुत है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत डिफरेंट है कि सिटीज में बहुत डेंस पॉपुलेशन है, गांव में बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। तो कम्युनिटी स्प्रेड कहाँ हो गया, कहाँ नहीं हो गया, पूरे भारत में हो गया, ये बोलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कुछ एरिया में कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है कुछ एरिया में बिल्कुल ना हो। तो ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देना बहुत मुश्किल है कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि एक अच्छी बात हम बताएं आपको कि जो सार्स कोरोना वायरस 2002 वाला था, वो 1 साल तक पीक था, 1 साल बाद कम हुआ, 2 साल में चला गया। तो ऐसे इसको भी समझिए, अगर ब्रॉडली हमने देखा जाए तो अभी 1 साल होने वाले, जनवरी फरवरी तक 1 साल हो जाएंगे, उसके बाद डेफिनेटली कम हो जाएंगे।
हम एक चीज आपको बताएं, अगर आप ये नंबर छोड़ दीजिए, इनका पॉजिटिव नंबर छोड़ दीजिए कि टेस्टिंग पे डिपेंड करते हैं, आप डेथ का रेट देखिए। डेथ हम डेली हम लोग काउंट डेथ देखते हैं। अभी मतलब 8 सितंबर से समझिए सितंबर फर्स्ट वीक से अभी तक नंबर ऑफ डेथ सेम है, मतलब न बढ़ रहा है न घट रहा है। सब 1100 1200 1100 1200। पहले कैसा था, 400 होते थे, अगले हफ्ते में 600, अगले हफ्ते में 800, अगले हफ्ते में 1100। उस हिसाब से जो सितंबर फर्स्ट वीक में डेथ रेट था 1100 1200, अभी भी 1100 1200 है। तो तीसरे हफ्ते में भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो ये हम इनडायरेक्टली सोच सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहे हैं हम लोगों के केसेस। मेरा यहाँ पर एक भी काउंटर क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। ये क्या है कि जो हमारे यहाँ टेस्टिंग भी हो रही थी वो कोई कम्युनिटी के भीतर जाके नहीं हो रही थी। जो पेशेंट हॉस्पिटल को रिपोर्ट कर रहे थे सिर्फ उनकी टेस्टिंग और उनके थोड़े से कांटेक्ट की टेस्टिंग हो रही थी। हाँ। अब जब इन्होंने टेस्टिंग ही खत्म कर दी है, पेशेंट का अगर डेथ भी हो जाता है हॉस्पिटल में, उसको टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसको कह देंगे कि कोरोना नहीं था। सो नॉन कोरोना में वो डेथ चला जाएगा, यानी डेथ का नंबर भी कम रखेंगे। ये भी नहीं देखिए हम बताएं, ये मुश्किल काम है, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम है। जब ये हॉस्पिटल में पेशेंट आता है, आजकल कोई भी एडमिशन हो पहले कोरोना टेस्ट कराते हैं, भले किसी चीज के लिए आए, चाहे फीवर के लिए चाहे पेट के दर्द के लिए आए, उसका कोरोना टेस्ट होता ही होता है। तो आज की डेट में कोरोना डेथ मिस करना थोड़ा डिफिकल्ट। अभी आपने कुछ तो एक पैरामीटर पकड़ना पड़ेगा जो कि मोस्ट सुटेबल है। नंबर हम लोग पकड़ नहीं सकते, नंबर कम ज्यादा कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ डेथ एक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है इसको मैनिपुलेट करने का। उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मान लो 1-2 मिस भी करते होंगे तो भी जिस हिसाब से डेथ रेट बढ़ रहे थे उस हिसाब से अभी नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब जो सितंबर का फर्स्ट वीक था और सितंबर का जो अभी तीसरा हफ्ता है, एवरेज 1100 1200 के रेट में चल रहा है। अगर 2-4 इन्होंने मैनिपुलेट भी किया होगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक 1 साल हो जाएगा। जनवरी के बाद डेफिनेटली कम हो जाएगा। ये किसी के इफर्ट से नहीं होगा, वायरस का नेचुरल वे है। ये जब भी कोरोना वायरस आया है 1 साल 1.5 साल तक पीक रहता है, उसके बाद कम हो जाता है। ये फर्स्ट बार नहीं है, पहले भी आया है और इस बार भी ऐसे होने वाला है। अब ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो है अपना एक कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी डेवलप करना चाहिए। जो बीमार आदमी उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, ओल्ड एज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसको बहुत बचा के रखना चाहिए। ये अगर 3-4 महीने फॉलो किया, डॉक्टर सिंह 3-4 महीने जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट का है उसको निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी उसको तैयार करना चाहिए, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है कि कोई बहुत महंगा इलाज सब लोगों के लिए नहीं हो सकता है। इस प्रोग्राम में हमारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए हम इसको यहीं खत्म करते हैं। लेकिन मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप मत जाएं, क्योंकि एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमको आज बात करनी चाहिए, और वो है वो जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, ये वैक्सीन कब आएगा। तो हम इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इसकी दूसरी कड़ी में अभी थोड़ी देर के अंदर ही आपसे बातचीत शुरू करेंगे कि वैक्सीन कब आ रहा है, कितने दिनों में आ रहा है, कितना इफेक्टिव होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अब जब अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है घर में बंद है और वो वैक्सीन का ही इंतजार कर रहे हैं कि वो वैक्सीन आए तो लगवाएं और फिर घर से बाहर जाएं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर के जो तमाम तरह की शंकाएं हैं उन पर भी हम डॉक्टर अशोक सिंह और डॉक्टर अशोक जैन दोनों से बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम के एपिसोड 2 में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इस प्रोग्राम को हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन चलने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, और वो ये कि इस प्रोग्राम के बाद डिस्क्रिप्शन का एक लिंक होगा और उसमें उस बटन को जब आप दबाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप satyhindi.com से और करीब से कैसे जुड़ सकते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप उस डिस्क्रिप्शन में जाएं, देखें। इस समय जो कॉर्पोरेट पत्रकारिता है, जो एकदम गोदी मीडिया है, उसके बीच से एक ईमानदार पत्रकारिता मुश्किल काम है, पर आपकी मदद से हम उसको चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। तो इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।